हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका की संरचना का तीसरा भाग, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। हमारी कोशिका 3 भागों से बनी हुई है: कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है उसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। कंट्रोल नियंत्रित करना, रेगुलेट नियमित रखना, नियम से चलना। उसी तरह से हमारी केंद्रक या न्यूक्लियस कोशिका का ब्रेन कहलाता है, जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक चयापचय की क्रियाएं, जिसमें कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आते हैं। निर्माण और उसको नष्ट करके ऊर्जा प्राप्त करना। उसके बाद जेनेटिक एक्टिविटीज़, जेनेटिक जीन्स, आनुवंशिक गुण। हमारे माता पिता से हमारे में गुण आए हैं या हमारे से आगे वाली पीढ़ी में जाते हैं, वो सभी जेनेटिक गुण होते हैं। जेनेटिक उसमें ये मदद करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद है ये एब्सेंट होता है। सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये एब्सेंट होता है। किसमें? मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाएँ जब इमैच्योर होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इमैच्योर, अपरिपक्व। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाती हैं तो उनके अंदर ये नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद न्यूक्लियस या केंद्रक के कार्य। सबसे पहला, कोशिका को जीवित रहने के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही कंट्रोल और रेगुलेट करता है उसकी क्रियाओं को। अगर केंद्रक नष्ट हो जाएगा तो कोशिका भी नष्ट हो जाएगी। सेकंड, चयापचय की क्रियाओं का नियंत्रण। जो भी कोशिका के अंदर चयापचय की क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। जैसा तुम्हें बताया है, चयापचय की 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। दोनों क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। तीसरा, राइबोसोम्स के निर्माण में मदद करना। राइबोसोम्स को बनाने में ये सहायता करता है। उसके बाद 4th पॉइंट, प्रोटीन संश्लेषण और संग्रहण। प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन को स्टोर करके रखना, इस क्रिया के ऊपर ये इसका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है वंशानुगत विभिन्नता। जो एक हेरिडिटरी जो भी वेरिएशंस आती हैं, बदलाव आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चेंजेस आते हैं, वो सभी चेंजेस जो हैं ये केंद्रक की वजह से ही पॉसिबल होते हैं, संभव होते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन, विकास और व्यवहार। किसी भी व्यक्ति में फर्टिलाइजेशन, उसकी ग्रोथ और उसका बिहेवियर, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल अगर हम करना है तो उसके लिए हमें उसकी हेरिडिटी के बारे में, वंशानुगत विवरण के बारे में पता करना पड़ता है, और ये सभी जानकारी हमें केंद्रक के अंदर मिलती है। उसके बाद वंशानुगत गुणों को संतान तक पहुंचाना। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अपने संतान तक हमारे जो वंशानुगत गुण हैं उनको पहुंचाने में केंद्रक मदद करता है। इसके लिए हमारी कोशिका, इसके अंदर जीन्स होते हैं, और ये जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक ये सूचना पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, नियमित रखना। नियम से कोशिका विभाजित होती रहे, और कई बार ये कोशिका के विभाजन की क्रियाओं को अपने आप भी कर देता है। अब है कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के भाग 5 हैं। सबसे पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम केंद्रक भित्ति, जैसे कोशिका की भित्ति थी उसी तरह से ये केंद्रक की भित्ति होती है, केंद्रक की बाहर की दीवार होती है। अब इस चित्र में ये जो हमारी आउटलाइन है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
बाद सेकंड नंबर है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। तो जो ये सारा द्रव्य पदार्थ है ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जो भी सारा द्रव्य पदार्थ ये है ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। थर्ड, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम केंद्रिका, केंद्रक और केंद्रिका में एक ये छोटी ई की मात्रा का डिफरेंस है। केंद्रक जो है वो पूरा का पूरा ये हमारा केंद्रक है और ये जो है ये केंद्रिका है, या इसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। फोर्थ है क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन का जाल। क्रोमेटिन का जाल ये पूरी कोशिका में जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिखरे हुए होते हैं उनका एक जाल होता है, क्रोमेटिन का जाल उसे हम कहते हैं। और पांचवा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कोशिका भित्ति की अंदर की दीवार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ जुड़ा हुआ होता है। ये क्रोमोसोम्स को जुड़ने का स्थान देता है। अब सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक भित्ति जो है ये डबल लेयर की बनी हुई है। कोशिका भित्ति 3 लेयर से बनी थी, 3 तह थी उसकी। ये डबल लेयर से बनी हुई होती है, एक बाहर की तह और एक भीतर की तह। एक ये प्रोटीन और वसा से बनी हुई होती है, और जो बाहर वाली तह होती है, लेयर होती है, ये लेयर रफ होती है, खुरदरी होती है। डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है। ये चिपकी हुई जो पदार्थ है ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए हैं जिसकी वजह से ये खुरदरी है। और ये जो ऊपर बीच बीच में सब जगह ये छेद नलिका कोई ट्यूब जुड़ी हुई है वो दिखा रही है। तो ये क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये बीच में जो है ये क्या है? सूक्ष्म पोर या छिद्र, बारीक छिद्र होते हैं इसमें जो बीच में पाए जाते हैं। इन छिद्रों की वजह से यह भी वर्णात्मक झिल्ली या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो विशिष्ट पदार्थों को ही कोशिका के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य से केंद्रक के अंदर जाने देती है और वहाँ से बाहर आने देती है। ठीक है, तो ये दोहरी परत वाली है, प्रोटीन वसा से लेयर बनी हुई है। इसमें सुराख है जिसकी वजह से ये वर्णात्मक झिल्ली की तरह काम करती है। इसकी अंदर की सतह समतल है और बाहर की सतह खुरदरी होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये बाहर जुड़ती है तो एक्सचेंज होता है पदार्थों का, कोशिका द्रव्य से लेकर अंदर केंद्रक तक चीज़ों को पहुंचाना और बाहर निकालना। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये कैसा है? साफ, गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। दाग धब्बों, इसमें धब्बे नहीं होते, कोई स्टेन्स नहीं दिखाई देते, इसीलिए इसको साफ कहा है। ये तरल पदार्थ है, जबकि कोशिका द्रव्य जो था वो अर्ध तरल पदार्थ था, वो दानेदार भी था। इसके अंदर कच्चा सामग्री और एंजाइम्स होती हैं, रॉ मटेरियल और एंजाइम्स होता है। वो क्या बनाते हैं? DNA बनाते हैं, RNA, DNA और राइबोसोम्स, इनका निर्माण करने में ये यूज़ होते हैं। और इसका एक काम और है, ये क्रोमेटिन को और केंद्रिका को सहारा देता है, वो इसके अंदर टिके हुए रहते हैं, अपने स्थान पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, ये क्या होती है? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, इसका यहाँ पे वर्णन है। ये गोल आकार की रचना है जो ये थी। इसकी बाहर कोई झिल्ली नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती, गाढ़ा एक तरल पदार्थ होता है, इसकी कोई झिल्ली नहीं है। और इसका जो आकार है, इसका जो साइज़ है, आकार मीन्स साइज, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कोशिका कितना संश्लेषण करती है।
निर्माण का कार्य, संश्लेषणात्मक क्रिया, सिंथेसिस की एक्टिविटी। अगर कोशिका की सिंथेसिस की एक्टिविटी ज़्यादा है तो कोशिका इसका न्यूक्लियोलस का साइज बड़ा होगा, बिग होगा। जैसे कि न्यूरॉन और सेक्रेटरी सेल्स में ये बड़े साइज की होती है। न्यूरॉन क्या होते हैं? हमारा ब्रेन, हमारी तंत्रिकाएं जिससे बनती हैं उन्हें न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की विशेष कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। और सेक्रेटरी सेल्स जो स्त्रावण का काम करती हैं, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और इस नेक्स्ट है स्मॉल, छोटी किस्में होती हैं स्पर्म्स में, शुक्राणु में, और हमारी मसल्स, मांसपेशियों की कोशिकाओं में सिंथेसिस या निर्माण का काम नहीं होता, तो उनमें न्यूक्लियोलस छोटे साइज का पाया जाता है। अब ये है फंक्शंस। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका क्या काम करती है? ये आरएनए का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म ने आरएनए और डीएनए के लिए कच्ची सामग्री और एंजाइम्स दिए, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस ने आरएनए का निर्माण किया, आरएनए को बना के स्टोर करके रखा, और ये कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। और न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन का संग्रह और प्रोटीन का संश्लेषण, उसको बनाना और उसको स्टोर करके रखना, दोनों काम भी इसके द्वारा किए जाते हैं। नंबर 4 पे आता है क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमेटिन रेटिकुलम को क्रोमेटिन का जाल भी कहते हैं। अब ये जाल किस चीज़ का होता है? ये धागे जैसी रचनाओं का जाल होता है। तो धागे जैसी रचनाएं जो होती हैं उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये जैसे ये है, ये क्या है? ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम्स इसके क्रोमेटिन का जाल, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स में आनुवंशिक गुण होते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आनुवंशिक गुणों को प्रदान करता है। जो ये क्रोमेटिन का जाल हमने लिखा है, क्रोमेटिन नेटवर्क, जब कोशिका विश्राम की अवस्था में होती है, एक कोशिका की विश्राम की अवस्था में होती है, एक उसका विभाजन की अवस्था होती है। तो विश्राम की अवस्था में ये आपस में उलझे हुए धागों के भांति होता है, ठीक है। और उसके बाद जब उस समय जब इसका विभाजन होना होता है तो ये धागे अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में ये छोटे और मोटे होते हैं, बाद में ये पतले और लंबे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसके दो भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। दोनों भाग कौन कौन से हैं? एक ये और ये, इन्हें हम कहेंगे क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बना है। दोनों जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं उस भाग को हम सेंट्रोमियर या क्रोमोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमियर जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पर इसमें दिखाए हुए हैं। दोनों क्रोमेटिड वहाँ पर सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। अब है जीन्स जो हैं, इसके ऊपर जीन जैसे एक माला में मोती पिरोए हुए होते हैं, उसी तरह एक लड़ी की तरह जीन्स हमारे क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं। और डीएनए जो है वो जीन्स के अंदर व्यक्ति का होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है 5वां न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है ये केंद्रक भित्ति की अंदर की दीवार से जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे हमारा स्केलेटन होता है, ढांचा, उसको केंद्रक को एक ढांचा प्रदान करता है जिससे उसका आकार बना रहता है। और अगर ये किसी भी न्यूक्लियस में से, केंद्रक में से हम डीएनए और क्रोमेटिन को निकाल दें तो भी मैट्रिक्स जो है अच्छी हालात में रहता है। अब ये क्या काम करता है? क्योंकि स्केलेटन कितने काम करता है, तो ये उसको एक आकार देता है केंद्रक को, और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्रोमेटिन के धागों से जुड़ा हुआ होता है, तो क्रोमेटिन के धागे इसकी भीतर की सतह पर लगे हुए इससे मैट्रिक्स से जुड़ते हैं, और आरएनए को मदद करता है कि वो न्यूक्लियस या केंद्रक से जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी हैं
उन चीज़ों को स्थानांतरित या ट्रांसफ़र दूसरी जगह भेजने में आरएनए की मदद करता है। इसके साथ ही ये हमारा केंद्रक की संरचना का कंप्लीट हो गया और हमारा कोशिका की संरचना कंप्लीट होगी। एक वैक्यूल्स जो है वो रहेंगे। वैक्यूल्स कोशिका इसकी जो संरचना का डायग्राम कंप्लीट डिटेल डायग्राम बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वैक्यूल्स रसधानी या खाली स्थान, एक स्टोरेज बैग की तरह पहले भी बताया था। तो चीज़ों को शिफ्ट करना होता है तो कुछ देर के लिए उसमें डालकर हम रखते हैं। और कोशिका को जीवित रहने के लिए कोशिका के तीनों भागों का स्वस्थ रहना जरूरी होता है, तभी कोशिका सर्वाइव करती है।